Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. This is CA रूपा जैन. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीनियर अकाउंटेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में. काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं लाई हूँ आपके लिए. ये जो है वीडियो देखने के बाद मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आपका इंटरव्यू क्रैक इजीली हो जाएगा. आप सीरीज ऑफ वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लगातार देखते रहिए. जो भी चैनल पे अपलोड हो रहा है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए. अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए कैलकाटा में तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए. अगर आपको टेस्ट देना है, अपना स्किल्स देखना है कि आखिर आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेस्ट दे दीजिए. अगर आपको लगता है टेस्ट देने के बाद कि मेरी स्किल्स में कोई ना कोई तो कमी है, तो फिर हमारा कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए. वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? क्योंकि काफी चीजें मैंने कवर करी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी मैंने डाली है, ताकि आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिखे. चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी वीडियो बनाता है ना उसका प्रोत्साहन बढ़ता है. तो मेरा प्रोत्साहन डेफिनेटली बढ़ने वाला है अगर आप कमेंट करोगे तो. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपको एज अ सीनियर अकाउंटेंट पूछा जाता है. माय ऑर्गेनाइजेशन ई वे बिल इज ब्लॉक्ड बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट. मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हो चुका है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा. व्हाट इज योर टेक एज एन अकाउंटेंट? अब मैं क्या करूं, जरा बता दो. तो सिंपली उनको बताइएगा कि भैया आपका इसलिए ब्लॉक हो गया. भैया मत बोलिएगा, आप ऐसे बोल दीजिएगा कि आपका जो ई वे बिल है वो इसलिए ब्लॉक हो गया है क्योंकि आपने रिटर्न फाइलिंग नहीं किया है टू कंसेक्यूटिव मंथ का या क्वार्टर का. अगर क्वार्टरली रिटर्न है तो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है जीएसटीआर 3B, तो आपका इसलिए ब्लॉक हो गया है. तो झटपट जीएसटीआर 3B फाइल कर दीजिए, आपका अनब्लॉक हो जाएगा. तो 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का अगर आप नहीं करते हो फाइल तो ब्लॉक हो जाता है ई वे बिल या क्वार्टर का जो भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस? अगर आपसे किसी ने पूछा कि मैंने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करा तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकता है, जरा बताइए. इफ एन assessee fail to deduct TDS or having deducted fails to pay, या तो आपने डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट तो कर लिया लेकिन पे नहीं किया, तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा. इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में लग जाएगा? आपका इंटरेस्ट जो होगा वो 1% लगेगा 2011A में, और 1.5% अगर आपने डिडक्ट तो कर दिया लेकिन गवर्नमेंट तक पैसा नहीं पहुंचाया तो 1.5% आपका टीडीएस पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से लग जाएगा इंटरेस्ट. ओके. और एक चीज जो आपको बतानी चाहिए मुझे कि टीडीएस अगर आप डिडक्ट नहीं करते तो उस खर्चा का आपको करंट मंथ में डिडक्शन, करंट ईयर में डिडक्शन नहीं मिलता है. इनकम टैक्स के अनुसार जिस खर्चा में आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है वो डिसअलाउड हो जाता है. तो ये भी रेलिवेंट है कि आप टीडीएस जो है वो समय रहते डिडक्ट कर ले. My organization uses its own vehicle for transportation of goods. How to file part B or in case of an e-way bill? तो ई-वे बिल दो पार्ट होता है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी. पार्ट बी में बेसिकली व्हीकल का इंफॉर्मेशन जाता है कि व्हीकल का जो ओनर है उसका पूरा डिटेल्स, जो ट्रांसपोर्टर है उसका डिटेल्स. तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, खुद का जीएसटीएन नंबर डालना पड़ेगा. सीज मेरा ही व्हीकल है तो पार्ट ए में तो मेरा जीएसटीएन जाएगा ही, प्लस पार्ट बी में भी मेरा ही जीएसटीएन नंबर जाएगा. ठीक है, एज अ ट्रांसपोर्टर. क्वेश्चन 4, द ओनर हैज रिसेंटली परचेज अ रेसिडेंशियल फ्लैट फॉर पर्सनल यूज. मैंने एक रेसिडेंशियल फ्लैट खरीदा है पर्सनल यूज के लिए. यू आर मेंटेनिंग हिज पर्सनल फाइल, व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन? काफी लोग रेसिडेंशियल घर तो खरीद लेते हैं लेकिन टैक्स का इम्प्लीकेशन करना भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हें भारी भरकम पेनल्टी चुकानी पड़ती है. तो क्या इसका आंसर होगा? तो सेक्शन 194 ए 1 IA आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि जो ट्रांसफरी है, जो पैसा दे रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर, तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा सामने वाली पार्टी का, इक्वल टू 1% of such sum as income tax at the time of credit of sum to the account of the transferer. जब आप पैसा दे रहे हो या पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो,
पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश से या बाय इशू ऑफ चेक, ड्राफ्ट, जो भी मोड से आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा 1% के रेट के हिसाब से। नो डिडक्शन शैल बी मेड the consideration for the transfer of immovable property and the stamp value of such property is less than 50 lakh। अगर स्टैम्प वैल्यू 50 लाख से कम है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं और प्रॉपर्टी का स्टैम्प वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है, तो हमें टीडीएस सामने वाले का डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा देना पड़ेगा 1% के हिसाब से। रिसेंटली our stock lying on godown was destroyed by fire। अब फायर लग गया, आग लग गई, जिस कारण मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। अब जीएसटी का इम्प्लीकेशन सब करना भूल जाते हैं, तो भैया बताइए अकाउंटेंट जी, क्या करेंगे हम जीएसटी का इम्प्लीकेशन। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बताता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब है आपका क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक कैसे होगा मैम, अगर आपने परचेज किया था तो परचेज के टाइम तो आपने क्रेडिट लिया ही होगा, तो अब जब आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, आपने उसको सेल नहीं किया है, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया है, तो उस केस में आपको जीएसटी का रिवर्सल करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हेन प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। क्या मेरे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है? तो आपको बताना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन इन सारे लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक 1% कंपनी है, अगर आप स्मॉल कंपनी है, या आप डोरमेंट कंपनी या इनऑपरेटिव कंपनी, डोरमेंट का मतलब क्या है, कोई कामकाज नहीं चल रहा है, ऑपरेशन में आप नहीं हो, 1% कंपनी जहां पर एक ही आपका क्या है, शेयर होल्डर है, दैट इज 1% कंपनी। और स्मॉल कंपनी का मतलब अभी रिसेंटली इसका डेफिनेशन चेंज हुआ था, जिसमें आपका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ तक है एंड आपका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ तक है, तो आप स्मॉल कंपनी माने जाते हो। इन दैट केस आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आई रन अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोग भूल जाते हैं क्लेम करना डिडक्शन। आप अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हैं और आप एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहे हैं, तो क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? तो आप सोचोगे मैम सैलरी के केस में तो मैं डिडक्शन एचआरए का ले लेता हूँ, हाउस रेंट अलाउंस का, लेकिन अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में हूँ और अपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का रेंट पे कर रहा हूं, तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? हाँ, आपको डिडक्शन मिलेगा। 80 जीजी में आपको डिडक्शन मिलेगा 60,000 पर एनम। ठीक है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलने वाला है 80 जीजी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में। ये एक तरह का डिडक्शन का सेक्शन है जो आपको रेंट का डिडक्शन अलाउ करता है। My organization want to give a 5 lakh loan to another organization in cash. What are your take on this? अब मैं 5 लाख रुपया कैश में देना चाहती हूँ एज अ लोन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक सेक्शन है 269 SS जो प्रोहिबिट करता है आपको एक्सेप्टेंस ऑफ लोन, डिपॉजिट या एडवांसेस और एनी सम स्पेसिफाइड exceeding 20,000 or more otherwise than through account pay, check, draft or use of electronic clearing system through a bank और थ्रू सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज में बी प्रिस्क्राइब। तो आपको बोलना पड़ेगा सेक्शन 269 SS बताता है कि आप मैक्सिमम 20,000 या उससे ज्यादा का मतलब मैक्सिमम 20,000 का ही आप कैश में लोन ले सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है, आप लाइबल हो सकते हो। इसलिए सेक्शन 269 SS को आप फॉलो करो इनकम टैक्स एक्ट के, जो बोलता है कि आप लोन 20,000 से ज्यादा का अमाउंट का कैश में नहीं ले सकते, तो ये जो है नहीं ले पाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। काफी सवाल इंटरेस्टिंग थे, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा हमारा वीडियो का सफर कैसा चल रहा है। कमेंट जब भी करते हो तो बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।